नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में, जहां आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रत्येक दिन सुबह 5:30 बजे मैं आप लोगों के बीच डेली एक 8 से 10 क्वेश्चंस का डेली करंट अफेयर्स का एक छोटा सा सेशन लेके आता हूं, जो कि आपके लिए एसएससी, रेलवे और यूपीएससी, साथ ही में अदर गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे कि आप मान सकते हैं कि आपके स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके डेली करंट इश्यूज को भी अपडेट रखेगा और आपकी नॉलेज को भी इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ जो है आसानी से मिल जाया करेंगे। चैनल जो हमारा, उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहां से आप इजली ज्वाइन कर सकते हैं और सारे पीडीएफ जो है सारे लेक्चर्स के पीडीएफ जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है 21 जून। 21 जून को जो है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको मालूम ना चाहिए कि इसके अलावा जो है यहाँ पर वर्ल्ड म्यूजिक डे भी इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आपको मालूम ना चाहिए कि इसके अलावा जो यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे, विश्व योगा दिवस, इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर 3 दिन हो गए, एक तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, दूसरा हो गया वर्ल्ड म्यूजिक डे और तीसरा हो गया वर्ल्ड योगा डे। ये 3 दिन जो है 21 जून को सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। इसका मेन मोटिव क्या था वो भी समझ लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व को समझना है। और इसके अलावा क्या है, इसमें पृथ्वी की सतह के नौगमी भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है। इसके अंतर्गत महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों आदि को मापने के साथ साथ आगामी समय में इनमें आने वाली विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या भी की जाती है। हम बात कर लेते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल में ही किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश को जो है वर्ल्ड बैंक ने हाल में ही 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, ये राशि क्यों दिए गए हैं, तो उसके बारे में देखें। तो विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बांग्लादेश में रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 3 परियोजनाओं के लिए, कौन कौन सी 3 परियोजना है आपको मालूम होना चाहिए। एक तो है निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता, जिसे कहा गया प्राइड। दूसरा है डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था, जिसे कहा गया है ईडीजीई। और एक है प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट। ये तीन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर विश्व बैंक ने वर्ल्ड 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। और क्या है कि इनसे नौकरियों के सृजन, अर्थव्यवस्था में मदद करने और विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। इन 3 परियोजनाओं को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने जो है 1.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जो है बांग्लादेश को दी है। 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो वो ये है कि विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय MEA में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा विजय खंडूजा की नियुक्ति आर मुस्कई की जगह पे भी है, जो जिम्बाब्वे के राजदूत थे। अब वो कहाँ के राजदूत होंगे? आर मुस्कई, वो रोमानिया के राजदूत होंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL ने हाल में ही किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना तैयार की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ओडिशा में जो है 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है MCL। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो वो ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिसे कहते हैं MCL, ने सूचित किया है कि कंपनी ने ओडिशा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है। इसमें क्या है कि
वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदानें ओडिशा में एमसीएल द्वारा संचालित है और अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने कोयला उत्पादन को प्रति वर्ष 300 मिलियन तक बढ़ाने का निवेश रखा, यानी लक्ष्य रखा है 300 मिलियन तक बढ़ाने का। पहले तो क्या थी, अभी तक तो यहाँ पर 30 कोयला खदानें जो है एमसीएल द्वारा संचालित की जा रही है और अब कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसकी सहायक कंपनी एमसीएल जो है उनका लक्ष्य है कि 300 मिलियन टन तक इनका लक्ष्य जो है बढ़ा के रहेंगे, ऐसा उन्होंने लक्ष्य रखा, जिसके लिए वह राज्य में 3 नए एमडीओ खदान विकास और संचालन परियोजनाओं का विकास और संचालन करेगी। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में कोरोना के लिए कोविड-19 की टेस्टिंग करने की घोषणा की है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी है वो देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश जो है पूरे देश में पहले स्थान पर है। इन्होंने क्या किया है, अब तक में इन्होंने 6.76 लाख मतलब करीब 7 लाख टेस्ट जो इन्होंने अभी तक में कर लिए हैं और प्रत्येक 10 लाख लोगों में औसतन 12,675 लोगों का इन्होंने टेस्ट कर लिया है और आने वाले समय में 90 दिनों में ये हर घर में टेस्ट कर लेंगे कोरोना के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ जिसे हम लोग कहते हैं IWF ने हाल में ही किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चीन के जो उपकरणों पर IWF ने रोक लगा दी है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी है वो देख लेते हैं। भारतीय भारोत्तोलन संघ महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों को खराब बताते हुए चीनी खेल उपकरणों के बहिष्कार की मांग की है। महासंघ ने चीनी कंपनी यहाँ पे जो है आपको ध्यान में रखना एक पॉइंट कि पहले तो उन्होंने महासंघ ने जो बहिष्कार की मांग की है और साथ में चीनी कंपनी जिनसे ये जो किट्स आते थे, ये जो खेल उपकरण आते थे, जेड एक किसी कंपनी थी, उनसे 4 साल भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे। 4 साल तक इन्होंने भारोत्तोलन के सेट मंगाए थे। अब इनका कहना है कि ये जो उपकरण है ये खराब है और इनका बहिष्कार इन्होंने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जापान ने जो है 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से खुद को हटा लिया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं तो वो देख लेते हैं कि जापान फुटबॉल संघ JAFA ने सोमवार को 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। अब यहाँ पर जब ये हट जाते हैं तो इससे फायदा किसको हो सकता है वो देख लेते हैं। जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है और साथ में महिला वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट 2019 में फ्रांस में खेला गया था। इससे पहले जो 2019 में खेला गया था वो कब खेला गया था? तो वो फ्रांस में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? फ्रांस में। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी को इस महीने की शुरुआत में फीफा में से सर्वश्रेष्ठ अंकलन मिलने थे। अब देखिए, फीफा की जो है अंकलन के अनुसार फीफा से सर्वश्रेष्ठ अंकलन किसे मिलना था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी को। अब जापान हट गया तो वो रास्ता जो हो गया क्लियर हो गया। अब जापान की दावेदारी दूसरे जबकि कोलंबिया की तीसरे स्थान पर आके गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो दोस्तों ये जो है 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यदि हम बात करें, ये डिटेल जो है, ये लिस्ट जो है किनके द्वारा निकाली गई है? तो ये लिस्ट निकाली गई है फोर्ब्स के अनुसार। फोर्ब्स के 10 शीर्ष जो धनी आदमी हैं विश्व में, उनमें मुकेश अंबानी को 9वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर आपको मालूम है कि अमेजन के जो हैं प्रमुख जेफ बेजोस हैं और दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं। यदि जेफ बेजोस की बात करें तो वो 160 अरब डॉलर की संपत्ति है और बिल गेट्स की बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट से हैं तो वो है 108.7 अरब डॉलर। और तीसरे पर है फ्रांस के बर्नार्ड आर्नोल्ट और उनके परिवार, इस सूची में वो तीसरे स्थान। आज का हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि नीति आयोग कब शुरू करेगा भारत में डिक्रोबोनेजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट? दोस्तों इसका सही आंसर है 24 जून को जो है ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी है वो देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से 24 जून 2020 को डिक्रोबोनेजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा कौन? तो नीति आयोग। और परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करना होगा।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का एक सेशन। इसके अलावा मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।